Hello everyone, welcome to Maths Teacher YouTube channel, myself Bubbly. So today we'll start with the physics portion and the name of the chapter is motion. मोशन चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे. मोशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मैनी मोर. सो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको सुनना बिकॉज फिज़िक्स बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है एंड आई कैन से यस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती भी है. सो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, रिवीजन करते रहना है जो भी लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई अपने आप हो जाएंगी. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मोशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन? सो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में मोशन शब्द का मतलब देखोगे तो इट मीन्स टू मूव. मतलब कोई चीज़ है वो मूवमेंट कर रही है, उसको हमने मोशन कह दिया. ये मेरा हैंड है, अभी यहाँ था, यहाँ से यहाँ मूव किया, सो दिस इज़ मोशन, राइट. सो फिजिक्स में भी मोशन का मतलब यही होता है टू मूव, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें साइंस में देनी पड़ती है. सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है उसको देखते हैं. स्टैंडर्ड डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ते हैं. चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. हम क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं बारी बारी. सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखते हैं, चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपने जगह चेंज की. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ खड़ी थी, अब मैं यहाँ आ गई, ठीक है. तो मेरी पोजीशन चेंज होगी. पहले मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ आ गई, तो मेरी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई. सो ये वाला सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा, चेंज इन पोजीशन. अब आगे समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो रुका हुआ है, जो अपनी जगह अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता है. जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, हम उठा के ले जा सकते हैं इसको कहीं, लेकिन ये अपनी मर्जी से कभी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा. आप जिस डिवाइस से देख रहे हो, लैपटॉप या मोबाइल है, वो अपनी मर्जी से कभी जगह चेंज नहीं करेगा. कोई ह्यूमन टच हो सकता है या एक्सटर्नल फोर्स है, तभी वो अपनी क्या कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है. सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो ठहरा हुआ है, जो रुका हुआ है, जो अपनी पोजीशन बाय इटसेल्फ कभी चेंज नहीं कर पाएगा. टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. सो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोशन का. जब भी हम मोशन की बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट ले लो. मतलब क्या, आप समझिए इसको. देखिए मैं आपने कहा कि मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ मूव कर गई. आपने कहा मैंने मोशन किया, ठीक है. कैसे बोला? हो सकता है आपने व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात की हो कि व्हाइट बोर्ड तो भाई वही है, लेकिन मैम ने क्या किया, जगह चेंज कर दी. अभी यहाँ थी, अभी यहाँ मूव कर गई, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अभी यहाँ था, अभी यहाँ मूव कर गया. तो आपने कैसे बताया कि मार्कर मोशन कर रहा है? हो सकता है कि आपने मुझे एज अ रेफरेंस पॉइंट अब लिया हो. मुझे मान लिया स्टेशनरी, मैं तो अभी नहीं हिली ना, मार्कर हिला तो मैं नहीं हिली, राइट. अभी यहाँ पर है, इसको अभी मैं यहाँ पे ले आई, तो आपने मुझे रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि मैं नहीं हिली. तो क्या हुआ कि मार्कर ने मोशन किया. अब हम दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो अब आप कैसे बोलोगे कि कौन मोशन कर रहा है? हम दोनों ही मोशन कर रहे हैं. कैसे जाना आपने? हो सकता है आपने व्हाइट बोर्ड को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है जो कि मूव नहीं कर रहा है. सो मोशन की बात करते हैं तो मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है. ऐसे नहीं समझ आ रहा है, एक और एग्जाम्पल देते हैं. आप इसको ऐसे समझो, ये आपका क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है. और ये आपकी जो है वो ट्रेन ए है, ठीक है. और ये है वो आपकी क्या है, वो है ट्रेन बी, राइट. ऐसा होता है ना, हुआ होगा आपके साथ भी. आप मान लो इस वाली ट्रेन पे बैठे हो, ठीक है. और मान लो कि ट्रेन बी है वो मूव करने लगी. ट्रेन बी है, मान लो इस तरफ मूव करने लगी, ठीक है. अब आप क्या करोगे, एक विंडो यहाँ बनी होगी. मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना देती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा. एक विंडो ट्रेन की यहाँ बनी है, एक विंडो यहाँ पे बनी है, राइट. तो क्या किया आपने, इस विंडो से देखना शुरू किया. अगर इस विंडो से देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी ट्रेन चल रही है या फिर तो ट्रेन बी चल रही है. आप ट्रेन ए में हो, ठीक है. ट्रेन ए चल रही है, ट्रेन बी आपको नहीं समझ आएगा. फिर क्या करोगे, आप इस तरफ देखोगे, इस वाली विंडो पे देखोगे तो आप देखोगे कि प्लेटफॉर्म अगर नहीं मूव कर रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मूव कर रहा है, क्या अगर प्लेटफॉर्म उसी जगह पर है तो आप कहोगे कि भाई हमारी ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन बी चल रही है.
तो कैसे पता लगा पाया आपने? जो चीज़ मोशन कर रही थी उसको देख के तो नहीं पता लगा पाया आपने। किसको देख के पता लगा पाया? प्लेटफॉर्म को देख के, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है, वो मूव नहीं करेगा, उसको देख कर ही आप पता कर पाओगे कि कौन सी ट्रेन है वो चल रही है। इसी वजह से लिखा है कि हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप क्या लो, रेफरेंस पॉइंट है वो कंसिडर करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल एंड मोशन की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। ये एग्जाम्पल आप हमेशा ध्यान में रखना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बिना हम नहीं बता सकते हैं एक मोशन हो रहा है कि नहीं, राइट। जैसे क्या होता है, ट्रेन में जाते हैं तो आसपास के पेड़ होते हैं, आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करें तो पेड़ पीछे छूटते जाते हैं, तो आप कहते हैं भाई मैं मोशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पेड़ वगैरह हैं वो तो कभी जगह चेंज नहीं करेंगे, वो पीछे छूटते जा रहे हैं, मतलब आप क्या है वो मोशन करते जा रहे हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आपका पीछे छूटता जा रहा है। सो रेफरेंस पॉइंट वी विल टेक ऑलवेज एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड उसके रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हुई, ठीक है। अब मान लो आपकी ट्रेन चलने लगी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये ट्रेन ए ही चलने लगी जिस पे आप हो, ठीक है। अगेन आपने इस विंडो में देखा तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सी ट्रेन है। इस विंडो से देखा तो आपने कहा कि प्लेटफॉर्म पीछे छूटता जा रहा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मतलब मेरी ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है। यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है एंड उसके रिस्पेक्ट में आपकी ट्रेन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है हर सेकंड में। सो आई होप आपको मोशन की डेफिनेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी माइंड में। अगर क्लियर है तो आप कमेंट एक बार कर दीजिए कि यस द मोशन डेफिनेशन इज क्लियर टू मी। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टार्टिंग है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपको ऐसी डेफिनेशन बोल दी जाएगी एंड उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे कि किसकी डेफिनेशन है, सो यू शुड नोट इट डाउन एंड ये एग्जांपल भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में उसको फ्रेम कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन। तो अब हम मोशन के बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ने से पहले आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ों में डिवाइड होती हैं, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है ये ज़रूरी है जानना। आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हम मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि वेट हो गया, मास हो गया, ठीक है, आप अपना वज़न है वो मेज़र कर सकते हो। लेंथ हो गई किसी चीज़ की, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, या हम बोलें स्पीड हो गई, राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेजरेबल हैं और इसके लिए हमने यूनिट्स डिसाइड कर रखी हैं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, आप जैसे दूध लेते हो तो यू टेक इट इन लीटर्स, राइट, उसको आप केजीज वगैरह में तो नहीं ले सकते हो ना। वैसे इफ़ यू बाय एनी फ्रूट और वेजिटेबल तो वो आप केजीज में लेते हो, उसको आप लीटर्स वगैरह में तो नहीं ले सकते हो, राइट। सो ये कुछ क्वान्टिटीज़ हैं जो हमने डिसाइड कर रखी हैं एंड इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं बहुत सारी होती, मैंने कुछ ही लिखी हैं जो आपको पता होगा। अब क्या होता है, ये क्वांटिटीज़ मेज़र करने के लिए इनकी कोई यूनिट होती है, राइट। जैसे कि वेट की मैं बात करती हूँ तो वो हमेशा केजीज़ में ही मेज़र होगा, मतलब केजी से रिलेटेड हो सकता है। केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ठीक है, टन हो गया आपका, या क्विंटल हो गया, तो इसमें वेट मेज़र किया जाएगा। वेट को आप कभी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसमें नहीं मेज़र कर सकते हो, ठीक है, वो डिफाइंड क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। और ये इसकी एसआई यूनिट होती है, मतलब मेजरली हम वेट को एक्सप्रेस केजी में करते हैं। लेंथ की बात करें तो हम इसको मेजरली एक्सप्रेस मीटर्स में करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो हर जगह यूज़ होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ होती है। बाकी इसकी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बड़ी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, किलोमीटर्स वगैरह। स्पीड की हम बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट में अभी कंफ्यूजन मत करना, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी और भी यूनिट होती है, जैसे लेंथ की हो गई सेंटीमीटर, या बड़ी यूनिट हो गई किलोमीटर। सो ये क्या है, इसकी अदर यूनिट्स हैं। लेकिन एक यूनिट तो ऐसी, जैसे आप क्या मान सकते हो, आपका एक नाम होता है, एक नाम होता है जो स्कूल में चलता है, ठीक है, वो जिससे आप फेमस होते हो, आप जानते हो। स्कूल में एक निकनेम रख देते हैं बच्चे, ठीक है, फिर घर में भी आपका निकनेम होता है, तो आप वैसे ऑफिशियली तो एक ही नाम से जाने जाते हो ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन
अदर नेम भी होते हैं आपके, ठीक है, चिंटू मिंटू हो गया, राइट, वो अदर नेम है तो वो चल तो वो भी रहे, जाने तो आप उस नाम से भी जा रहे हो, लेकिन ऑफिशियल नेम तो आपका एक ही है। वैसे ही इनकी स्टैंडर्ड यूनिट एक होती है, लेकिन अदर यूनिट काफ़ी सारी हो सकती हैं। स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में मेज़र करते हैं, अदर यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर आवर भी होता है। डिस्टेंस को आप, डिस्टेंस अगेन लेंथ हो गई तो उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को हम इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो होती है डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान में रखना, केल्विन इज़ दी एसआई यूनिट, लेकिन डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है इसकी यूनिट, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। सो मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी को अगर थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे आप तो क्या होगा। मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी उठाई मैंने, इसमें से वेट को मास भी बोल सकते हैं। मैंने मास ले लिया, ठीक है। तो मास को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? मैं बोलती हूँ मेरा मास है 50 kg, मेरा वेट है 50 kg, तो कैसे लिखोगे आप इसको? ऐसे लिखोगे ना, 50 kg, राइट, इसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब क्या हो गया, नंबर, यहाँ पे कोई नंबर होगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है। एंड एक क्या होती है, एक उसके पास होती है यूनिट। ये मैं बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में समझा रही हूँ क्योंकि समझ नहीं आता है बच्चों को, फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझ आता है, आगे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर पूरे आगे फिजिक्स में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। अभी यहाँ पे क्लियर कर लो आप डाउट, आपके सच में बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे उससे रिलेटेड आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आप थोड़ा अच्छे से सुनो इसको, ठीक है। सो क्या होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास, जैसे मास की बात की तो मैंने कहा इसके पास वैल्यू होगी, एक यूनिट होगी। ये दोनों के बिना फिजिकल क्वांटिटी कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मैं 0 kgs भी बोलती हूँ ना, तो 0 भी तो एक नंबर ही है, नेगेटिव में तो खैर मास कभी जाएगा नहीं, तो 0 भी एक नंबर है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा, एक वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी, और इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। इन दोनों को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या समझाने की कोशिश करिए, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का के पास उसकी वैल्यू और यूनिट होना क्या कहलाता है, उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस मैंने बोला, डिस्टेंस कितना है, मान लो 50 मीटर, ठीक है। अब कभी भी डिस्टेंस को आप मेजर इसको एक्सप्रेस करोगे तो इतना लिख दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। डिस्टेंस बोला 2 मीटर, अब समझ आ रहा है कि 2 मीटर है कुछ, ठीक है। तो 2 मीटर क्या हो गया, लेंथ का एक्सप्रेस हो गया, डिस्टेंस का एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। 2 क्या हो गया, अगेन वैल्यू, एंड मीटर क्या हो गया, अगेन यूनिट। सो दिस टर्म विल बी नोन एज, वैल्यू प्लस यूनिट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी को आप एक वैल्यू दोगे और यूनिट तो उसके पास होगी, तभी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। इतना सब समझाने का क्या जरूरत थी, इतना सब समझने की क्या जरूरत थी। आप इसमें से सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी याद रखो कि मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि ये शब्द है वो आगे आपका काफ़ी यूज होगा। सो मैग्नीट्यूड समझ आ गया होगा आपको। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके पास अपनी एक यूनिट होती है एंड उसका एक नंबर या उसकी वैल्यू होती है, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड जरूर होगा, ठीक है। अगर वो एग्जिस्टेंस में है, अगर मैं बोलूँ 0 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 भी तो एक नंबर हुआ, एक वैल्यू हुई ना, तो एग्जिस्टेंस में तो है, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड होता है। अब हम बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। एंड स्केलर एंड वेक्टर थोड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें। भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी क्वांटिटी है वो स्केलर है, कौन सी है वो वेक्टर है, एंड मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, इसके बाद आप फटाफट जो आंसर है वो देने लगोगे, ठीक है। सो ये आप नोट डाउन कर लो इसको। सो वी हैव नाउ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपको मैग्नीट्यूड समझ आ गया था। अब क्या होता है, देखिए स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब मैंने ये चीज़ तो जब मैं फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रही थी तभी क्लियर कर दी थी कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा। सो इनके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो भाई ज़रूरी है ही, प्लस इनके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। ये क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो अपनी डायरेक्शन साथ लेके चलती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे, क्या मतलब है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर हो सकती हैं, कौन सी हैं वो वेक्टर हो सकती हैं।
सो क्या होता है, स्केलर के पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो समझ आ गया कि इसके बारे में तो जानना नहीं है ज़्यादा, वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना है। इनके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने आपसे पूछा कि ये स्कूल का रास्ता कहाँ है आपके, ठीक है, जो भी आपका स्कूल है, आपके स्कूल का रास्ता कहाँ है। सो आपने बोला कि आप डायरेक्शन दोगे ना उसको, किस तरीके से आपको जाना है, कि आप बोलोगे कि 10 किलो पहले 10 मीटर्स आप ऐसे चलो, ठीक है, आपको ईस्ट जाना है, फिर वेस्ट जाना है, फिर नॉर्थ साउथ, ऐसे करके आप बताओगे उसको डायरेक्शन, ठीक है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म ही होगा, कोई रास्ता सीधा तो होता नहीं है स्कूल की तरफ से, राइट। और आप तो खूब लंबा चौड़ा रास्ता लेके जाते होगे। सो क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास डायरेक्शन होती है। आपने उस बंदे को, उस पर्सन को डायरेक्शन बताई, आपने कहा कि 10 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर वेस्ट, फिर 20 मीटर नॉर्थ, फिर 20 मीटर साउथ, ऐसे करके आपने कहा कि आप है जो पहुंच जाओगे स्कूल तक, राइट, या आपकी जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पे पहुंच जाओगे। अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं बताते, आप बोलते 10 मीटर चले जाओ, फिर 20 मीटर चले जाओ, फिर 10, फिर 20, तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि क्या कहाँ जाना है। मैग्नीट्यूड तो है, समझ आ गया कि इतना चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है वो समझ नहीं आता है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ते ही रहते हैं इन द रॉन्ग डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होती किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ठीक है। जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो गोल अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे ही अगर उस पर्सन को, जिसको आपने रास्ता बताया, उसको डायरेक्शन के साथ बताओगे तो उसके लिए उस डेस्टिनेशन में पहुँचना बहुत ईजी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन होना ज़रूरी है, ओके। तो ये इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्केलर बता देती हूँ। देखो स्केलर में आपका आ जाएगा मास। अगर मैं बोलूँ मेरा मास 50 kg है और 50 kg मास लेके मैं चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं चले जाऊँ तो मेरे मास पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ना। अब मैं चाहे 50 kg, मैं बोलूँगी 50 kg ईस्ट, मेरा मास है 50 kg ईस्ट, तो नॉनसेंस ही बात लग रही है, राइट। 50 kg मास है, समझ आ रहा है। इस चीज़ से डायरेक्शन का होना ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड डायरेक्शन बेमतलब की चीज़ हो जाएगी इस केस में, राइट। सो ऐसे आप सोचो थोड़ा सा, ओके। मास हो गया हमारा स्केलर। और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की मैं बात करती हूँ, ये भी आपका स्केलर हो जाएगा। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्या है, और एक और लिख लो, वर्क आपका सिलेबस में इसलिए लिखवा दिया है तो आप याद कर लेना इसको। और एनर्जी, ये सारी की सारी क्या हैं, दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। एंड वेक्टर में क्या आ जाएगा, वेक्टर में आपके क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे। अब देखो डिस्टेंस का थोड़ा अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस के जैसा ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। सो डिस्टेंस में जब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, जैसे मैंने बोला 20 मीटर की बात कर रही हूँ, लेकिन 20 मीटर मैंने कहा कि ईस्ट जाना है, तो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन नोट डाउन कर लो, आपको जैसे जैसे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, एंड वेलोसिटी हो गई, आप नोट डाउन करते जाओ, अभी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्केलर एंड वेक्टर वाला। वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, आपका फोर्स हो गया, फोर्स भी आपका इस टर्म में है, एंड मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। आई होप आप मैंने सारी क्वांटिटीज़ लिखवा दी हैं, और कुछ छूट रहा होगा तो जब चैप्टर होगा तब हम देख लेंगे। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटीज़ आपको ऐसे दे दिया जाएगा डिस्टेंस, और ऑप्शन करके पूछा जाएगा स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। सो आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि कौन सी क्वांटिटीज़ क्या है, और स्केलर और वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। स्केलर क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एंड वेक्टर दे हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद देम। सो यू कैन नोट इट डाउन। सो अब हम पहली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स हम बोल सकते हैं द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, राइट। द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, उसको हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि आप अपने घर से, मान लो आपका होम है, ए पे आपका घर है और बी पे आप मान लो आपका स्कूल है, ठीक है। सो आपने क्या किया, घर से स्कूल तक चले, मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर्स, ओके।
सो आप क्या हुआ कि आप होम से घर तक गए, घर से स्कूल तक गए। सो आपने एक डिस्टेंस कवर की, उसको हमने एक लेंथ कवर की, उसको हमने डिस्टेंस बोल दिया। दोबारा सुन लीजिए, घर से आप स्कूल तक गए, आपने एक लेंथ कवर की, उसको हमने क्या बोल दिया, डिस्टेंस, राइट। सो दिस इज डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कितना पाथ कवर किया। अब घर से स्कूल तक का रास्ता सीधा तो होगा नहीं, हो सकता कुछ लोगों का हो, राइट। और लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है, गलियाँ होती बहुत सारी, जिग जैग करके ऐसे करके जाना होता है, और कुछ लोग जानबूझ के जाते हैं जिग जैग करके, है ना। तो क्या होता है कि उस टाइम पे कैसे टोटल पाथ कवर निकालोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ, एंड जो फाइनल आपका डेस्टिनेशन है स्कूल है, ठीक है, वहाँ तक की आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। वो क्या होगी आपकी टोटल डिस्टेंस, जिसको हमने बोल दिया क्या, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस मुझे लगता है कोई इतना खास या कोई इतना आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। बॉडी कितना चल रही है टोटल पाथ, वो हो जाता है उसका डिस्टेंस, ठीक है। अब इस पे आते हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे कि इसको नोट डाउन कर लेना, इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट अगर हम बोलें, एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, सो नोट डाउन कर लो, मैंने बताया भी था। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। अब बोलोगे क्या दूसरी यूनिट्स एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड, लेकिन वही चीज़ है, एक ऑफिशियल नेम होता है आपका, बाकी अदर नेम होते हैं। तो ऑफिशियल नेम है, मतलब ऑफिशियल यूनिट क्या है इसकी, मीटर। अगर अदर यूनिट पूछे कोई, अदर यूनिट आपको आनी चाहिए। अदर यूनिट्स क्या होती हैं, सेंटीमीटर इसकी छोटी यूनिट हो गई, मिलीमीटर उससे भी छोटी हो गई, और किलोमीटर हो गई इसकी बड़ी यूनिट, ठीक है। यू कैन मेंशन एनीथिंग, ओके। बाकी काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी नहीं, आपकी जब इक्वेशन ऑफ मोशन कराऊंगी तब अच्छे समझ में आएगा। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। क्या मतलब है सिंबल का, मतलब क्या है कि डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो। जो अल्फ़ाबेट आपके लेटर्स होते हैं ना, ABCD to Z, हम क्या करते हैं फिजिक्स में, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पर्टिकुलर फिजिकल यूनिट का, ताकि हमें इतना बड़ा डिस्टेंस ना लिखना पड़े, ठीक है। तो इसको हम किससे मेंशन करते हैं, इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। स्मॉल s डिनोशन इज़ फॉर डिस्टेंस, ठीक है। एंड यूनिट मैंने लिख दी, अदर यूनिट। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ छूट गई। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यू कैन नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स, यही पॉइंट्स हैं डिस्टेंस से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दिमाग में रखना। क्यों स्केलर है, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात नहीं करते इस केस में। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगी। सो मूविंग टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, आप इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे, सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। क्या मतलब होता, अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस का छोटा भाई होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन भी होता है। तो सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ध्यान से समझना, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल अलर्ट होके दिमाग खोल के सो मत जाना सुनते सुनते। हाँ, तो एक बॉडी हमारी ए पोजीशन पे है, ठीक है, ए पॉइंट पे है, हमने कहा बॉडी को हम ऐसे सर्कल छोटा सा बना देते हैं, सो ये बॉडी हो गई हमारी, ठीक है। सो इसने क्या किया, मूव करना शुरू किया, ए से बी गई, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं इधर नहीं रुकूंगी, अब मैं बी से सी जाऊंगी, ठीक है। ये बी से सी चली गई, यहाँ पे सी लिख देते हैं, यहाँ पे ये पहुँच गई, इसकी यहाँ तक गई, ठीक है। और ए से बी मान लो इसने चला 5 मीटर, एंड बी से सी भी इसने मान लो 5 मीटर चला, ठीक है। इजी हो जाएगी कैलकुलेशन इससे। अब क्या हुआ, ए से बी गई, बी से सी गई, यहीं पे रुक गई। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, दिमाग लगाओ अपना। डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, ठीक है, जितना चला टोटल कर दो, मतलब 5 + 5 10 मीटर, 10 मीटर तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में बिल्कुल अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, सबसे छोटा पाथ जो बॉडी कवर करती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटे पाथ से मतलब क्या है, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या, जहाँ से बॉडी ने शुरू किया, मतलब ए से शुरू किया था एंड सी पे आके एंड किया, तो इन लाइन को क्या करो, आप ज्वाइन कर दो,
ठीक है, ऐसे करके इनिशियल से शुरू करना है आपको, फाइनल तक जाना। और ये एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर एक डायरेक्शन बताती है, तो हम एरो लगा देते हैं। आप चाहो तो एरो बना सकते हो, लेकिन हायर क्लासेस में जब आप पहुँचोगे 11th-12th में आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको एरो की ज़रूरत होगी। तो अभी से सीख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिस तरफ बॉडी जाती है उस तरफ एरो बनाते जाओ। ए से बी गई तो मैंने यहाँ बना दिया, बी से सी। अब मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को जोड़ दो। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो है, तो इस तरफ मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो आपको ये एक राइट ट्रायंगल लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन रहा है। एंड आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC। AC की लेंथ अगर हमें पता चल जाए ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा फॉर दिस फिगर, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आपको पता होगा पाइथागोरस क्या होता है, ये हाइपोटेनस आपकी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको बेस मान लो, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान देना, ये HS लिखा है लेकिन ये हाइपोटेनस है, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, ओके। हाइपोटेनस क्या हो गया, AC स्क्वायर, वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। B स्क्वायर क्या हो गया, ये बेस जो कि 5 मीटर दे रखा है, जिसको मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस हाइट इज़ 5, अगेन इसका स्क्वायर कर दिया आपने। सो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करना। ये आ जाएगा 25 प्लस 25, चेक भी करते जाना, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। सो AC अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाता है, राइट, ये पढ़ा होगा आपने, ये 50 आ जाएगा। एंड इसके अगर आप फैक्टर्स करो, ठीक है, फैक्टर्स कर लो जल्दी से फटाफट। 50 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 5 × 5 × 2, ठीक है, 5 बाहर निकल आएगा। तो AC कितना आ जाएगा आपका 5√2 मीटर्स लगाना। जो यूनिट यहाँ दे रखी होती है ना क्वेश्चन में, वही लिखते हैं, तो मीटर आ गया। सो अगर आप आंसर देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, AC इज़ द डिस्प्लेसमेंट, जो कि आया 5√2। एंड √2 की वैल्यू अप्रॉक्स 1.41 करके कुछ होती है, ठीक है, √2 की वैल्यू। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये AC में लिख देती हूँ, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि क्या कभी डिस्प्लेसमेंट, देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन घुमा के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो दिमाग में रखना, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। आपने देख भी लिया क्वेश्चन से 5√2 आ रहा है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। कब हो सकता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसी का लूँगी, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा। हमेशा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। सो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ और केसेज हैं वो लेके चलती हूँ डिस्प्लेसमेंट के। सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी, SI यूनिट इसकी मीटर होती है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे, डिस्टेंस के जो है पॉइंट्स वही डिस्प्लेसमेंट के रहेंगे, बस ये वाला पॉइंट अलग है। अदर यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ध्यान देना, आप S बना के भी आ जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हायर क्लासेस के लिए भी खुद को प्रिपेयर करो। तो S के ऊपर ये वाला साइन लगा दो, इसको कहते हैं वेक्टर साइन। ये जो एरो दिख रहा है आपको, इसको वेक्टर साइन बोलते हैं। सो सिंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से आप बना दो। सो आपने जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ट्रायंगल वाला, आप उसको केस 1 दे देना, ठीक है। अब हम केस 2 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एक NCERT में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही है NCERT इंटेक्स का, तो थोड़ा ध्यान देना। इसमें क्या करना है, आपको एक सर्कल दे रखा है, आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको सर्कल बना के दे रखा है। एंड इसमें पूछा गया कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछे गए हैं, और ये आपको पूछे गए हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एंड 3.5 रेवोल्यूशन के बाद कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, काफ़ी सारे डाउट्स आपके, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर देंगे, और यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। सो ध्यान से सुनना। ये A पॉइंट मैंने माना यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। अब पहला पार्ट लेते हैं हम, जो क्या बोल रहा है,
वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, बॉडी ने एक पूरा चक्कर लगाया, मतलब ए से चला और ए पे ही वापस आ गया। तो ए से चला ए पे ही वापस आ गया। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे, डिस्टेंस कितना होगा, एरिया मत कैलकुलेट कर देना, सर्कमफ्रेंस पे ही घूम रहा है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट? डिस्टेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सो 2 पाई आर विल बी व्हाट? द डिस्टेंस। ठीक है, आगे मीटर यूनिट है तो मीटर लगा दो। 2 पाई आर विल बी द डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ध्यान रखो कहाँ पे घूम रहा है? सर्कमफ्रेंस पे तो घूम रहा है ना। एरिया क्या हो गया? पूरा हो गया, पूरे पे थोड़ा ना घूम रहा है, सिर्फ यहाँ पे घूम रहा है तो सर्कमफ्रेंस ही बोलेंगे। और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर। ओके, अब बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बताओ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें, ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या बोला हमने बोला था कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या कि ए से बी चला, ठीक है, ए से बी चला इस तरीके से, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो भाई, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इस केस में मुझे बताओ आप कि क्या आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अलग अलग है या सेम पॉइंट पे लाई कर रही हैं? अगर बॉडी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रही है तो क्या उस केस में उसका इनिशियल और फाइनल सेम है या अलग अलग लाई कर रहा है? तो आप कहोगे कि भाई यहाँ से चला, यहाँ से चला, चला चला एंड इट come backs to its original position या initial position. So yes, in this case the initial and final position overlaps on each other, एक दूसरे पे overlap कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन सिंपल नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। बोल देंगे कि अगर बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्या हो गया? उसमें कुछ बन ही नहीं रहा है। कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है वो हम लें, ठीक है। सर्कल से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना। वन रेवोल्यूशन का क्या हो गया? इनिशियल पोजीशन भी वही थी एंड फाइनल भी वहीं पे मीट कर गया, तो कुछ बचा ही नहीं शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर घूम के वहीं आ रहा है, शुरू वाली पोजीशन पे आ रहा है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। समझ आ गया होगा। बी पे आते हैं। बी इज हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो हाफ रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ से चला, ठीक है। डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कितना होगा, मतलब सर्कमफ्रेंस का आधा, जो भी आपने सर्कमफ्रेंस लिया था, ठीक है, उसका क्या कर दो? आधा कर दो। तो आधा ही तो कर रहा है ना कवर, तो सर्कमफ्रेंस बाई 2 दैट इज पाई आर मीटर। समझ आ रहा ना? पाई आर मीटर, क्योंकि 2 पाई आर था तो 2 से 2 कट गया एंड पाई आर। आधा सर्कमफ्रेंस ही कवर किया, आधा ही सर्कल कवर किया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो, ध्यान से समझो इसको। डिस्प्लेसमेंट भी तो आधा सर्कल किया ना कवर, ए से शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे मान लो ये वाला पोजीशन क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है, बी तक पहुँचा। लेकिन इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पाई आर मीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल को जोड़ो, तो इनिशियल ये है, यहाँ से यहाँ तक गए और मैंने ये भी जोड़ दिया। इनिशियल और फाइनल को जोड़ो, ठीक है, चलो मैं जोड़ ही देती हूँ उसको, डायग्राम बाद में दोबारा बना लेंगे। इनिशियल फाइनल को जोड़ दिया तो कितना हो गया? डायमीटर के बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, ए से बी आर प्लस आर 2r, 2r मीटर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हो सकता है क्वेश्चन 2r ऑप्शन ना हो, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इन अ सर्कल अ बॉडी कंप्लीट्स हाफ रेवोल्यूशन, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? सो दे कैन गिव द ऑप्शंस लाइक 2r और डायमीटर। सो यू कैन मार्क 2r या डायमीटर, ठीक है, लिख लो इसके सामने 2r और डायमीटर। डायमीटर के बराबर भी होता है डिस्प्लेसमेंट, किस केस में? हाफ सर्कल जब कवर किया तब। दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे, ये समझ आ गया होगा। अब हम 3.5 रेवोल्यूशंस पे आते हैं कि जब बॉडी ने 3.5 रेवोल्यूशन, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देती हूँ, उन पे थोड़ा सा किचपिच हो गया। सो ये मेरा ए पॉइंट था, राइट। सो बोल रहे हैं बॉडी 3.5 रेवोल्यूशन कवर कर रही है, तो करते हैं, चलो डिस्टेंस सबसे पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना आएगा? आप इसको खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके पहले। डिस्टेंस कितना आएगा? देखो, एक कवर किया, एक का हो गया 2 पाई आर, दूसरे का हो गया 2 पाई आर मतलब 4 पाई आर, तीसरा किया कितना हो गया? 6 पाई आर, और चौथा किया आधा मतलब सिर्फ पाई आर, तो 7 पाई आर हो जाएगा आंसर। समझ आया कैसे हुआ? समझ आया या नहीं आया? देखो 3 चक्कर तो पूरे लगाए, ठीक है, तो एक चक्कर का तो 2 पाई आर आ रहा है, एक पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है ना, तो 3 × 2 पाई आर कितना हो जाएगा? 6 पाई आर हो जाएगा। और लास्ट जो है वो आधा ही लगाया, तो आधे रेवोल्यूशन का तो हमने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया पाई आर, तो प्लस पाई आर, तो दैट इज 7 पाई आर मीटर। समझ आ गया होगा आई होप। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो
3 चक्कर का तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगा। क्यों? पहले यहाँ से चला फिर वहीं वापस आ गया, पहले चक्कर का 0, दूसरे चक्कर का भी 0, तीसरे चक्कर का भी 0, बचेगा तीसरे चक्कर का, वो भी आधा, 3.5 बोला गया ना। तो तीसरे चक्कर के बाद जो उसने आधा चक्कर लगाया ना, ये तो ये हो जाएगा हमारे डायमीटर के बराबर। सो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, डिस्प्लेसमेंट इज पाई मीटर्स। समझ आया होगा क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। मतलब ये केस 2 है, केस और कराऊंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो ट्रायंगल वाला केस किया था वो केस 1 था, आप उसको केस 1 दे देना। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द केस 2। नाउ यू कैन नोट इट डाउन। सो जो थर्ड केस हमारे पास है वो ये है, एक बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ए से बी गई है, ठीक है, ए से बी जा रही है। एंड हमें इस केस में भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप बताओ इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा हमारा, वो होगा 5 मीटर्स। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम एक स्ट्रेट लाइन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो जो मैंने पॉइंट आपको बताया था ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बट कैन बी इक्वल, तो वो ये वाला पॉइंट है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। ओके, अब बी पॉइंट में आते हैं। बी क्या है, बी ए का ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है कि क्या क्या बॉडी ए से बी तो गई, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बी टू ए अलॉन्ग बी टू ए क्या हुआ, रिटर्न हो गई है, ठीक है। रिटर्न तो ही साथ वो क्या हुआ, थोड़ा पीछे चली गई। इसे ध्यान से समझो, ए से बी तो उसका ओरिजिनल मोशन था, फिर क्या किया उसने, बी से ए अलॉन्ग द सेम पाथ रिटर्न कर गई। एंड क्या हुआ, ए तक नहीं रुकी, वो ए से सी तक चली गई। अब पूछ रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल पाथ याद रखो हमेशा, मतलब ए से बी गई तो 5 हो गया, बी से ए आई तो अगेन 5, ठीक है, प्लस 1 मीटर और चली तो कितना हो गया, 11 मीटर इज द डिस्टेंस। समझ आया। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन याद रखना, इनिशियल फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये बन गई, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। इनिशियल ये है, फाइनल ये बन गई, जो कि आ गया आंसर 1 मीटर, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी गिवन होता, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, और हो सकता है आपको 1 मीटर ना दे के ऐसा गिवन होता है, ये 6 मीटर पूरा, तब भी आप निकाल लेते ना, क्या करते, 6 - 5 तो इतना निकल आता, ठीक है। सो कन्फ्यूजन मत रखना, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे। 3 केसेस मैंने बता दिए, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन इससे अलग नहीं बनते, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और रिवाइज करो तीनों के तीनों केसेस, मेनली सर्कल वाला जो डायमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, 2R आ रहा था जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप नोट डाउन कर लो इसको। एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में इस लेक्चर में इतना ही। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगी। टिल देन आपने जो भी आज पढ़ा है उसको आप रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि फिज़िक्स टफ है टफ एक्चुअली में, बट अगर आप उसको प्रॉपर रिवीजन दोगे, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके, सो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ है वो टफ रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय योर स्टडीज।